नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान नित नए आयाम छू रहा है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश को केंद्र सरकार से रिकॉर्ड फंडिंग मिली है। सिर्फ मार्च महीने में करीब 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन और पूरे वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का केंद्रीय फंड स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम क्षेत्रों में भारी बढ़ोतरी। और इतना ही नहीं, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिली है। भजनलाल सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। सरकार कह रही है कि बेहतर तालमेल और सक्रिय प्रयासों का नतीजा है ये रिकॉर्ड आर्थिक सहयोग मिला है। तो सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े साबित करते हैं कि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है? क्या डबल इंजन सरकार वाकई विकास का इंजन बन गई है या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है? और सबसे अहम कि क्या ये फंडिंग जमीन पर उतनी ही असरदार दिख रही है और आम जनता को इसका कितना फायदा मिल रहा है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सुमन शर्मा जी, बहुत स्वागत है सुमन जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और शुरुआत में सुमन जी आपसे करना चाहूंगी। सवाल बार बार उठते थे, डबल इंजन की सरकार को लेकर विपक्ष उठाता था, लेकिन सिर्फ मार्च महीने में 19,000 करोड़ की फंडिंग और पूरे साल में भी जिस तरह से फंडिंग केंद्र से मिली है, 350 करोड़ का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिली है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? यहां राजस्थान में भजनलाल सरकार का कुशल नेतृत्व या डबल इंजन सरकार में जिस तरह से एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो बार बार दिल्ली जाकर राजस्थान की विकास और अपने रोड मैप को लेकर बताना, वहां पर जानकारी देना, किस चीज को माना जाए आधार? कैसे आम जनता इसे देखे? देखिए श्वेता, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को लेके राज्य में हमारी विपक्षी दल के लोग बहुत सारे सवाल उठाए कि बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं, बार बार वो दिल्ली ही रहते हैं, राजस्थान में सीएमओ में नहीं बैठते हैं। कई प्रकार की चीज़ें आप लोगों ने अपने चैनल पे भी चलाएं और हम लोगों ने भी देखा। आज देखिए, हमें बताते हुए आप लोग भी बता रहे हो कि जी ये केवल आंकड़ों का जाल नहीं है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री की, मैं कहूँगी कि उनके प्रयासों का ही परिणाम है। ये एक रिकॉर्ड भी है। ये केवल जो संख्या आपको दिख रही है 1,20,369 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है 2025-26 के वित्तीय वर्ष को देखा जाए। उसके बाद किसी राज्य को प्रोत्साहन राशि मिले, 11 योजनाओं में हम प्रथम रहे जो केंद्रीय योजनाएं हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। ये मॉनिटरिंग और योजनाओं को जमीन पे उतारने के बाद ही डबल इंजन की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, पैसे की उपलब्धि होती है, वरना कोई भी आवंटन नहीं करता है। बोनस राशि तो सबसे बड़ी बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो हमने साबित भी किया। हमारे मुख्यमंत्री पे जो निराधार आरोप लगते थे कि वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो केवल दिल्ली जा रहे हैं, केवल भ्रमण कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने निराधार साबित किया। और इन कार्यों का फंड मिलना ये दर्शाता है कि हमारी सारी योजनाओं के हेड पे जो बजट आया उसके क्रियान्वित किया और उसको जमीन पे उतारा। ये कागजी आंकड़े बन के नहीं रहे। तो जो लोग बोल रहे थे, अब उनको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली जाना मुख्यमंत्री जी का केवल घूमना फिरना नहीं था, बल्कि राजस्थान की जनता के लिए बजट लाना, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार से पैसा लाके फिर राज्य का विकास करना, यही हमारी योजना थी और यही हमारा संकल्प था, जो हमें दिखने लगा और सड़कों पे भी दिख रहा है। अगर मैं विस्तार में जाऊं, योजनाओं की तरफ मुड़ूं, तो हो सकता है कि आप मुझे रोक देंगी। अगर आप देखें लाडो योजना में, और हम मात्र मृत्यु दर की ओर सबसे ज्यादा नोटिस करें, चिकित्सा के क्षेत्र को देखते हैं, तो वहां आप देखिए कि मात्र मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है। जो पहले जो स्थिति थी उससे ज्यादा बहुत कम हुआ है। लाडो योजना में बच्चियों का जिस प्रकार मुस्कुराना और खिलखिलाना, उनका जो ड्रॉप आउट चाहे स्कूल में हो, चाहे बच्चों के मृत्यु जन्म दर के समय जो मृत्यु का कारण होता था, उसमें जो गिरावट आई है, ये सब चीजें दिखाती है कि कुशलता पूर्वक कार्यों को जमीन पर उतारने की चेष्टा की गई है। स्कूलों के भवन के लिए जो बहुत चर्चा का विषय बना राजस्थान में कि स्कूल के भवन गिर गए, बच्चों की मृत्यु हो गई, जो सब बहुत दुखदाई थी हम लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए भी इतना करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से सहायता मिला जर्जर भवन को सुधारने के लिए। ये मामूली बातें नहीं है। एक महीने में 19 करोड़ रुपए आ जाना भी ये मामूली बात नहीं है। ये कार्यकुशलता का ही और मेहनत
मेहनत का परिणाम है, यदि मैं कहूं एक शब्द में, तो कांग्रेस के मित्रों को जवाब मिल गया होगा कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली क्यों जाते हैं। चलिए अब कांग्रेस का ही रुख कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए। स्वर्णिम जी, एक बड़ा बजट किसी राज्य में आना, अब देखिए चुनाव नहीं कि हम ये कहें कि साल चुनावी साल है इसलिए ऐसा मिलना, साथ में प्रोत्साहन राशि मिलना, केंद्र की 11 योजनाओं में अव्वल रहना, कुशल नेतृत्व, कई बातें कही जा रही हैं इस बड़े फंडिंग के पीछे, और डबल इंजन की सरकार का फायदा इस नजरिए से भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष में होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग बार बार सवाल भी उठाते रहे हैं, इतनी बड़ी फंडिंग पहले भी आती है, अभी भी मिलती है, जो कि प्रोत्साहित करती है कि और बेहतर सरकार काम करे, लेकिन क्या वजह है कि जो आप लोग मुद्दे उठाते हैं कि जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा नहीं मिल पाता है, अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिहाज से ये फंडिंग है, तो इसे किस तरह से देखा जाए, किस नजरिए से? सरकार की मंशा भी हो तो भी बहुत जरूरी है, अगर आपको काम कराना है तो आपके पास फंड्स होने चाहिए, और केंद्र सरकार का ये सहयोग उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि क्या वजह है राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल का आईपीडी टावर अभी भी अधूरा है। जो काम हम छोड़ के गए उतना ही हुआ है। क्यों महिला चिकित्सालय में जो आईपीडी टावर है वो आज भी अधूरा है, जितना काम हमने छोड़ा उतना ही है। क्यों चौपे स्टेडियम का कार्य आज भी अधूरा है? क्यों हमने जो एक स्टेट फंडिंग से बजट आवंटित करके हॉस्पिटल जालौर में घोषित किया था और उसका काम शुरू किया था, क्यों उसका काम रोक के निरस्त करना पड़ा? इनको ये बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए अगर इतनी फंडिंग है और इतना बढ़िया वित्तीय प्रबंधन है तो आज राजस्थान में पिछले 2 साल में इस सरकार ने 1,55,000 करोड़ का कर्ज लेकर के 7 लाख करोड़ तक कर्ज क्यों पहुंचा दिया? ये भी इन्हें बताना चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि रिफाइनरी का काम क्यों अधूरा है। जो रिफाइनरी का काम 40,000 करोड़ खर्च करके हमने पूरी की, वो क्यों दी शुरू हो रही है, भी इन्हें बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए फिर कि क्यों जो यमुना जो लिंक परियोजना है उसके लिए पैसा आवंटित नहीं हुआ, क्यों ERCP राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनी, क्यों उसके लिए पैसा आवंटित नहीं हुआ। ये सब चीजें बताते हुए ये भी बताना चाहिए कि ये जो पैसा जिसकी बात कह रही हैं, एक सेकंड थोड़ा सा सुन लीजिए, एक सूचना और दे दें कि ये जो 1,20,000 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, प्रेस नोट भी जारी हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय से। अरे टैक्स में हिस्सा तो सबको मिलता है, टैक्स में हिस्सा मिलने के साथ केंद्रीय योजनाओं में सबको हिस्सा मिलता है। इसके अलावा एक इसमें वो राशि भी शामिल है जो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ब्याज मुक्त ऋण जो दिया जाता है 20,000 करोड़, वो भी शामिल है। क्यों यहाँ पे एफिडेविट जब देते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए चाहिए 87,000 जो स्कूल में जो हमारे क्लासरूम से उनके सुधार के लिए, वो राशि तो नहीं आई ना। ये तो पैसा जो हमारा टैक्स में हमारा है, सुधारीकरण के लिए जो राशि है, आंकड़ों का खेल है। ये आंकड़ा क्या है? ये जो राशि है, ये राशि तो वो है जो हमारे टैक्स में हमारा हिस्सा है। 409 करोड़ रुपए केवल विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए आए हैं। आप अगर हेड को देखेंगे तो आप लगता है स्वर्णिम ने उस हेड को नहीं देखा है, वो बचे हुए काम की गिनती करवाए। लेकिन आप सुन तो लीजिए कि किस प्रकार मूलभूत योजनाओं को लेके हम लोगों ने अपने वित्तीय प्रबंधन को दिखाया। राजस्थान की सड़कें किस हाल में थी आप जब छोड़ के गए थे। प्रतिदिन 35 किलोमीटर रोड का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। आप जो हमारी मूलभूत चीज थी, जहां आप लोगों ने राजस्थान को खड्डे में डालने का काम किया था, आपने एक लंबी लिस्ट पढ़ दी कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया कि हमने किस ओर पैसे लगाए, जहां आवश्यकता थी वहां पैसे लगाए गए। क्यों फायदेमंद और सरकार ने दिया, और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कमियां क्या क्या है और वो काम पूरे क्यों नहीं हुए। मैं भी पढ़ सकती हूँ, सरकार इसको कर रही है। ये लंबी इनको पूरा करना था जो अभी तक पूरा नहीं किया, उनको भी हम लोग भी पूरा ही करेंगे। नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव नजर आएगा, लेकिन अगर फंड आया है इनको पूरा करना था वो सब छोड़ के गई है। ये हमारा टैक्स में हिस्सा है जो 2 साल से रुका हुआ था हिस्सा, केवल कर्ज है जो केंद्र दे रही है, उसका भी इसमें हवाला है। क्या बात कर रहे हैं? सुमन जी, स्वर्णिम जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी। मैं वापस आऊंगे, आप पिछली सरकार में भी चले जाएंगे, लेकिन अभी आज के मुद्दे पर हम बात करें। मिथिलेश जामने जी जुड़ चुके, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है मिथिलेश जी आपका। मिथिलेश जी, फंड रिलीज हुआ, सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही थी, डबल इंजन की सरकार से सहयोग है क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा है, बार बार सीएम का दिल्ली जाना, इस पर भी सवाल उठता रहा है। लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि ये भी प्रायोरिटी में है, योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? क्या हम जब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों की बात करते हैं तो क्या वहां पर बदलाव जमीन पर नजर आ रहा है? और इस फंड के बाद, जिसे विपक्ष कह रहा है कि फंड नहीं, ये तो टैक्स का हिस्सा है, तो क्या अब उम्मीद और बढ़ जाती है कि रफ्तार मिलेगी, कम से कम फंड की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं?
देखिए श्वेता जी, जो कांग्रेस कहती थी कि मुख्यमंत्री के 3 काम हैं, भोजन, भाषण और भ्रमण, वो उस पर एक बड़ा करारा राजनीतिक तमाचा अगर आज ये एक्स्ट्रा बजट एलोकेशन से हुआ है, उसको कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और ये बार बार कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, 8 से 13 के बीच आपकी भी डबल इंजन की सरकार थी। आप कितना एक्स्ट्रा लेके आए, आपने क्या किया, उसका थोड़ा लेखा जोखा बता दे। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो अभी साल दिसंबर खत्म हुआ है उसमें 75% कैपिटल खर्च कर देना और मार्च तक 90% तक खर्च करना योजनाओं में। हमने वो दौर भी देखा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत मीटिंग में बुलाते थे कि जनाब आ जाइए, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के कंठ प्यासे हैं, लेकिन महेश जोशी जी नहीं जाते थे। इनके खुद के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने क्या उठाया मुद्दा कि हमारे यहाँ जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काम बहुत बेहतरीन चल रहा है, गांव में फायदा है, किसान निधि बची है, लेकिन मैं एक जगह अशोक गहलोत से मात खाते हुए नजर आ रहे हैं भजन लाल जी कि अशोक गहलोत जो हमारे गांव में कहते हैं ना, नापते कमते फाड़ते ज्यादा थे। ये नाप तो पूरा रहे हैं, लेकिन इनकी जो टीम है, चाहे संगठन हो चाहे मंत्री हो, वो उस क्रेडिट को अशोक गहलोत के अंदाज में नहीं ले पा रहे। इस पर इनको विचार करने चाहिए। इनके प्रयास, इनके समन्वय, इनके क्रियान्वयन तो बहुत अच्छा है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन है, गांव में भी पहुंच रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो एक बहुत बड़ा अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में कहा था कि मेरे लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता है, निरोगा राजस्थान, हेल्थ, राइट टू हेल्थ मैंने बनाया, लेकिन जनाब आपने पैसे कितने लाए? 833 करोड़, और ये कितना लेके आए? 2616 करोड़। मैं इसमें दिया कुमारी की भी तारीफ करूंगा, वो भी दिल्ली खूब जाती थी, गोविंद देव जी का प्रसाद देती थी, और कहीं न कहीं सड़कों के लिए इनको महज 140 करोड़ रुपए मिले और उससे 12 गुना इनको पैसे मिले। तो ये जो बेसिक नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राइजिंग राजस्थान में 8 लाख करोड़ का कहीं न कहीं ग्राउंड ब्रेक हुआ है, वो जब ही आएगा जब बिजली, सड़क, पानी। आज बिजली की तो स्थिति यह है कि ईमानदारी से गाँव में पहले हम खबरें पढ़ते थे अखबारों में, अब बिजली वाली खबरें गायब हो गई। मुख्यमंत्री भी हर मीटिंग में पूछते हैं कि बिजली की कोई समस्या है कि नहीं है। तो 20 से 22 घंटे गाँव में लाइट आने लग गई है सिंगल फेज की, और 6 घंटे दिन में आने लग गई है 3 फेज की 24 जिलों में। तो ये कहीं न कहीं जो फीडर सेपरेशन का वर्क था, जो बहुत टफ जॉब था टेक्निकली, जो भंवर सिंह भाटी तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और आर के सिंह जी की लड़ाई के बीच में अटक गया था, प्रोजेक्ट इन्होंने ही शुरू किया था। और कहीं न कहीं ये आज जो एक्स्ट्रा बजट जो मिला है, वो केंद्रीय योजनाओं के अलावा ये कहीं न कहीं ये बताता है कि जिस भजनलाल के लिए भोजन की बातें करते थे, ये बिल्कुल निराहार थे। ठीक है, आपने कहा कि विपक्ष को इससे तो जवाब मिल गया, लेकिन आपने कभी बात कही मैंने कही सीएम की टीम को लेकर, बिल्कुल 100% मतलब जो बीजेपी का संगठन, उसे दिखा नहीं पा आप देखिए इंतजार शास्त्र में ये बार बार कह रहे हैं कोचिंग हब का। मैं लूंगी इस देखिए कोचिंग हब का बात करते हैं अशोक गहलोत जी, उसका ये जवाब है कि 16,000 स्क्वायर फीट बना हुआ है, उसमें केवल एक कोचिंग हब वाले ने मांगा है। और असली दर्द ये है कि जयपुर को IIT की सौगात देने जा रहे हैं, जो जोधपुर से यहाँ आ रही है। तो कहीं न कहीं, लेकिन जो अशोक गहलोत की मीडिया टीम है, मैं कहूंगा वो इंतजार शास्त्र जैसे भी है, अपने आप को प्रासंगिक बनाए हुए हैं, और भजन लाल जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अपने आसपास बैठे हुए लोगों को खुली आंख से देखने चाहिए। उनका मंत्री बोल देता है राज्यवर्धन राठौड़ कि खेल संघ का नया कानून लगाइए। अरे भाई तुम मंत्री हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साहब मैं क्या कर सकता हूं, आरसीए मेरे हाथ में नहीं है, खेल संघ को कानून बदलना चाहिए, भजनलाल जी को करना चाहिए। ये जो भाषा है, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। भजनलाल जी के काम में कोई कमी नहीं है, और कहा जाता है कि जो ब्रज की रज को छू के आता है, उसकी सोच में सकारात्मकता होती है, वो झलकती है, और राजस्थान को उसको लाभ भी हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं, चाहे संगठन के पदाधिकारी हो, चाहे उनके सहयोगी मंत्री हो, या उनका जो मैनेजमेंट की टीम हो, उसको अशोक गहलोत से एक ही चीज सीखनी है कि अपने मारवाड़ी में एक और कहावत है कि खावा कसम को गाओ बीरा को। तो ये जो स्थिति हो रही है कि राजस्थान की जनता को लाभ तो दे रही है सरकार, और याद क्या रहा है कि अशोक गहलोत ने IPD टावर बनाया था, पूरा नहीं हुआ। जो एक माहौल में, जो गुलाबी नगर या पूरे राजस्थान की आबो हवा की फिजा में अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र के जरिए, अब इसका खंडन कौन करे? वसुंधरा राजे करे, तो पता लगे कि बीजेपी एक मुखी है, लोगों को लगे जवाब दे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक इतना बढ़िया काम करने के बाद भी जो अशोक गहलोत जैसा एक परसेप्शन क्रिएट नहीं पाया, हेल्थ में इतना बड़ा काम हो रहा है, एजुकेशन में आज तक
समग्र शिक्षा अभियान में मिथिलेश जी। 6600 करोड़ रुपए नहीं आए। तो ये विचारणीय मुद्दा है। काम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं जो अनुभव जो अशोक गहलोत अपनी 1 रुपए में 10 रुपए का माल जनता के दिमाग में डाल देते थे, उस माल को डालने की कला आज बीजेपी को सीखनी पड़ेगी अशोक गहलोत से। मिथिलेश जी, मुझे आपको रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो आपके मन में जो भय और शंका है कि बीजेपी मुख्यमंत्री जी काम तो कर रहे हैं लेकिन संगठन और सत्ता में शायद तालमेल नहीं है, तो मैं इस बात को सीधे तौर पे नकारूंगी कि सत्ता और संगठन में बिल्कुल तालमेल है। लेकिन हमारी सरकार क्या है, विज्ञापनों की सरकार नहीं है। हमारी सरकार विज्ञापन पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम काम कम करें और विज्ञापन ज्यादा करें। ये काम हमने नहीं किया है। हमने जनता के नीड को समझ के जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी हो या हमारे ऑफिसर हो, चाहे हमारे मंत्री हो, सभी लोग क्षेत्र में हैं। ढोल पीटने का काम हमने नहीं किया है। अब आईपीडी टावर का नाम ये ले रहे हैं, लेकिन आईपीडी टावर और फिजिबिलिटी नहीं है। क्या फिजिबिलिटी नहीं? बिजली जैसी समस्या, सड़क जैसी समस्या, स्वास्थ्य जैसी समस्या, जिससे जनता बेहाल थी, इन सब तीनों चीज में आप नहीं दे पा रहे हो। क्या पैसा नहीं दे रहे? आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है स्वर्णिम, आप अपने ही काल में जी रहे हो, आप कांग्रेस के ही काल में जी रहे हो, इसलिए आपको ये समस्याएं दिख रही है। थोड़ी आंखें खोलिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चश्मा देने का काम भी किया है, नेत्र चिकित्सा भी करवा रहे हैं। आप लोग चश्मा लगाइए और हमारे विकास को जाके देखिए, तब पता चलेगा। आपके बोलने से या आपके मुख्यमंत्री जी एक नैरेटिव सेट करते हैं कि इंतजार सास चल रहा है। इंतजार सास तो उन पे लागू होता है कि वो बेचैन होकर सरकार से बाहर हुए हैं, हम कैसे सरकार में आए। इंतजार सास तो उन पे फिट होता है, भारतीय जनता पार्टी पे नहीं फिट होता है। हमारी सरकार चल रही है और चलती रहेगी। आप लोगों के पास कोई काट नहीं है। ये भी बात उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, एक बार सुनना भी। स्वप्निल जी, सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द जो आम जनता के लिहाज से, और आपको लगता है कि सरकार नहीं इस ओर ध्यान दे रही है? देखिए, मिथिलेश जी ने 3 भाग की तो बात की थी, लेकिन भ्रमित वाली जो बात है ये भूल गए उस वक्त। वो मैं बता देता हूँ। ये अभी आप कह रहे हो कि अतिरिक्त पैसा मिला है, अतिरिक्त सहायता मिली है, ये अतिरिक्त है या इसमें कहीं टैक्स का भी कलेक्शन शामिल है? ये सबको देखना होगा। जो टैक्स में हमारा हिस्सा होता है, जीएसटी में हमारा हिस्सा होता है, वो शामिल है, वो तो सब सरकारों को मिलता है। और जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं वो राज्य के क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर हर जगह होती है। लेकिन जो धरातल पे समस्याएं हैं, जो आपने कर्ज लेकर के इस राजस्थान को पिछड़ा दिया, जो आपका वित्तीय प्रबंधन इतना खराब, 1800 करोड़ रुपए की आरोपी जैसी योजना है, आपको निरस्त करते हो। 1900 करोड़ रुपया पंचायती राज का लैप्स हो गया। कहाँ है वो पैसा? क्यों लैप्स हो गया? एक सेकंड सुमन जी, अगर ये भ्रमित कर रहे हैं, सुमन जी, अगर ये भ्रमित कर रहे हैं तो जनता को भी सुनने दीजिए किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं। जमीन पर क्या है वाकई पता चल जाएगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। लेकिन पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। आप जवाब तक देना, सुन रहे, आपसे लेकिन इस तरह से बात प्रश्न करने सिर्फ 2 प्रश्नों का जवाब दे दो, जनता के सामने आ जाएगा। क्या इसमें राजस्थान का जो टैक्स का हिस्सा होता है शामिल है या नहीं अगले साल के लिए? बताइए। क्या स्कूलों के सभी भवन, जर्जर भवन, उनको सुधारने का पैसा आया? क्या रिफाइनरी के लिए पैसा आया? अरे जवाब दो, जवाब दो। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया ऐसी एक भी योजना आई? क्या मेडिकल कॉलेजों की योजना हुई? सुमन जी, के पैसे का भुगतान हो गया? पंख लगेगी, क्या हो गया? पसंद नहीं है। जनता दर भटक रही है, त्रस्त है, परेशान है, ना दवा है। चलिए ठीक है। राजस्थान को जो भ्रमित करने वाली सरकार से। सर सुनिए एक मिनट, सुमन जी एक मिनट रुकिए। ठीक है, आप कह रहे हैं आपका विकास हुआ है, विपक्ष को नजर नहीं आता है, विपक्ष को समस्याएं नजर आ रही है। लेकिन मिथिलेश जी, आपने कहा कि पहले से काम बहुत हुआ, और ये बात जिक्र आपने किया कि टीम को लेकर। सुमन जी कह रहे हैं कि हम जो करते हम सीधे तौर पर करते, लेकिन अगर काम करना है तो बताना भी तो पड़ेगा, लोगों को पता तो चले कि हाँ ये हो रहा। वरना लोग जो विपक्ष में या फिर जो नेगेटिव कैसे थे प्रोपेगेंडा अगर बना रहे हैं तो वो तो सफल होंगे इसे लेकर। देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग के साथ साथ नैरेटिव क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेपन है। अगर उसको आप सही ढंग से यूज नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप सेल्फ गोल कर सकते हैं, आप कितना ही अच्छा काम करें।
ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि पूरी बीजेपी ने काम अच्छे कराए। भजनलाल जी ने आने के बाद नो डाउट वर्क काम गांव में पहुंचा है, सब जगह फायदा हुआ है। गांव गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा है, 3,000 रुपए किसान निधि के बढ़े हैं, बिना पेपर लीक के परीक्षाएं हो रही है। कल एसआई की परीक्षा है 5 तारीख को, 6 तारीख को। तो ये तमाम चीजें, कैलेंडर पहली बार जारी हुआ है, तो काम हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो बीजेपी अपने आप को कहती थी विपक्ष में रहती थी, तो कांग्रेस के जिस स्टाइल में कपड़े फाड़ती थी, आज जब ये काम कर रहे हैं भजनलाल जी, तो उस स्टाइल को मैं ढूंढ रहा हूं भाजपा में कि वो भजनलाल जी के लिए वो स्टाइल कब आई। वसुंधरा जी के लिए स्टाइल थी, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। ये बीजेपी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। ये बात कही अभी मिथिलेश जी की जो योजनाएं हैं या ग्रामीण स्तर तक भी वो लाभ पहुंच रहा है, लेकिन क्या आउटपुट और रिजल्ट उसी अनुपात में नजर आ रहा है जिस अनुपात में सरकार कह रही है या काम कर रही है या फंडिंग आ रही है? काम फंडिंग आ रहा है, काम हो रहा है, नो डाउट। ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। विपक्ष में नजर नहीं आ रहा है, वो देखना नहीं चाहता। विपक्ष को काम यही है निंदा करना, देखना नहीं चाहता। लेकिन जो बीजेपी है उस बीजेपी को उसी दौर में लौटना पड़ेगा कि जिस दौर में वसुंधरा राजे जी के पीछे पीछे बीजेपी खड़ी थी। आज अगर बीजेपी भजनलाल जी का कैबिनेट मिनिस्टर ये बोलता है, क्या मतलब है? वसुंधरा जी के सामने किसी की हिम्मत थी? किरोड़ीलाल जी को इस्तीफा ही देना पड़ा था, खाद्य मंत्री थे। तो आज ये जो 2 घटनाएं हुई है, या संगठन में कहीं न कहीं एक बार बार एक पेज चलाते हैं, इसकी वजह क्या है? इसका वजह यह है कि कहीं न कहीं अब सीएमओ आपने मजबूत कर दिया, 7 आईएएस बिठा दिए, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी पर्सनल जो आई होती है, थर्ड आई, वो आपकी पर्सनल टीम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जो अशोक गहलोत की एक किचन कैबिनेट थी जिसमें सारे वर्ग के लोगों को उन्होंने जोड़ रखा था बिना भेदभाव के, ये चीज सीखनी पड़ेगी। अशोक गहलोत कभी इतना बड़ा बजट नहीं ला पाए, इतने ग्राउंड पर रिलीफ नहीं दे पाए, लेकिन ग्रामीण गांव प्रशासन आपके द्वार, ठेले बांटना, ठेलों के ऊपर फोटो लगाना, आधे मोबाइल बांटना, दिखता था कि बहुत चीजें हो रही हैं। काम मैंने क्या कहा, मैंने विज्ञापन की सरकार थी। देखिए विज्ञापन नहीं होता, वो हम तो काम करने वाली सरकार है, गरीब को गणेश मान के काम करके जनता के दिल में उतर रहे हैं। जनता भजनलाल जी को आशीर्वाद दे रही है, जनता दिल से भजनलाल जी को आशीर्वाद दे रही है, और उसी आशीर्वाद का परिणाम होगा कि जब राजस्थान में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के सुमन जी फाइनल कमेंट। मैं मिथिलेश जी की बात को थोड़ा सा जोड़ के बताऊंगी कि पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बजट सत्र में अपने 2 वर्ष के कार्य के रिपोर्ट कार्ड रखा, तो विपक्ष सुनने को तैयार नहीं, भाग गए, वॉकआउट कर गए। तो ये काम देखना ही नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, संगठन और सत्ता दोनों मिलकर पूरी गति से कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच में उतर रहे हैं। सभी लोग जा रहे हैं, रात्रि चौपाल चल रहा है, लेकिन हम ढोल नहीं पीट रहे हैं, हम ढोल नहीं पीट रहे हैं। हमारे लोग जा रहे हैं, काम हो रहा है, जनता से कनेक्टिविटी बन रही है और रिजल्ट आ रहा है। उसी रिजल्ट का परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी को दोनों हाथ उठा के जनता आशीर्वाद दे रही है। कहीं कोई शक और शुबा नहीं होनी चाहिए। इनको तो जलन लगी हुई है, कांग्रेस के मित्रों को जलन लगी हुई है कि इतना बजट कैसे आ गया। सरकार से उम्मीदों पर फाइनल कमेंट। देखिए सरकार से एक ही उम्मीद है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसको जितनी जनता के काम है वो पूरे करने चाहिए। जो अपेक्षा थी कि सरकार को सहायता केंद्र से मिलती, क्योंकि हम तो सिंगल इंजन के थे, हमें तो नहीं दिया पैसा, हमारे टैक्स कलेक्शन का भी 20,000 करोड़ अटकाए रखा, नहीं दिया। कम से कम दो, स्कूल तो सुधर जाए, अब स्कूल बंद ना हो, मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आपने बात अलग बात है, इनकी हिमाचल में सरकार है, 5 रुपए अभी सेस बढ़ा दिए पेट्रोल पे, इतनी हितैषी है कांग्रेस। इसलिए ये बात भूल जाइए कि असली बात यह है कि भजनलाल जी नो डाउट बहुत बेटर काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर रिलीफ मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो एक मिथक तोड़ने के लिए आपको एक वेपन बनाना पड़ेगा, वो वेपन नहीं है। वो कहीं न कहीं इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो भी जो बात कह रहे थे कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आज, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी आज। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो कहीं न कहीं आज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है कि हम पुनः सरकार में लौटेंगे। चलिए ठीक है, देखिए सिर्फ सरकार में वापसी नहीं, सरकार ऐसा काम करे कि जनता याद रखे और किसी दूसरे के लिए जगह ही ना हो कि वो टक्कर देने सामने खड़े हो सके। यही एक लक्ष्य सरकार का होना चाहिए। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अच्छी बात है
केंद्र सरकार का भरोसा है, मोदी सरकार का भरोसा राज्य सरकार पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम जिस तरह से लगातार काम कर रही है, आम जन से जुड़ रही है, योजनाओं की क्रियान्विति हो रही है और शायद इसी का नतीजा है कि केंद्र से भी फंड मिल रहा है। बिना चुनाव, बिना किसी फायदे लाभ के आम जनता तक राहत पहुंच सके, ये कोशिश की जा रही है। सीएम लगातार दिल्ली जाते थे, सवाल उठता था, उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है कि मुलाकात जरूरी है। बार बार आपको राजधानी जाना पड़ेगा तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आरोप लगाते रहे, इसलिए भी कि आपने अब तक क्या काम किया, क्या जरूरतें हैं, केंद्र से क्या मदद की दरकार है, वो उन्हें बताना पड़ेगा और ये मुलाकातों का नतीजा इसे माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारा काम हो रहा है, जिस जगह पर हो रहा है उस जगह के लोगों को पता है कि हमारी सड़क बन रही है, हमारी ये योजना में हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई में सभी को पता है? और अगर कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं, बताया नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा? और ये भी बात ठीक है, जिस तरह से मिथिलेश जी ने भी जिक्र किया कि आपकी टीम आपको क्या फीडबैक देती है, आप किस तरह से काम करते हैं। टीम मजबूत होना जरूरी है किसी भी सफलता के लिए, फिर वो चाहे सरकार हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो। जब मजबूत टीम होती है और एक ही दिशा में और एक ही लक्ष्य लेकर सब साथ चलते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती है, रफ्तार भी पकड़ते हैं काम, और यही उम्मीद प्रदेश सरकार से है। हालांकि उपलब्धि बड़ी है और एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं, बड़ी चुनौती भी राज्य सरकार के सामने है कि केंद्र का पूरा सपोर्ट साथ और उसी तेज रफ्तार के साथ काम हो, यही जनता उम्मीद करती है, इससे इतर कुछ भी नहीं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना है। नमस्कार।